नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में का स्वागत है। दोस्तों आज हम जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है ये इसका आखिरी पीडीएफ है। लगभग 50 सवाल ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। सवाल का मतलब मैंने हमेशा कहा है कि 50 टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। आज 50 से 60 यानी कि अगले 10 क्वेश्चन होंगे और 10 टॉपिक के डिस्कस करेंगे, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और जो ये पीडीएफ है ये ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर डाल दिया है। साथ में पीसीएस गुरुजी का जो ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर ये टेस्ट भी दे सकते हैं, साथ में पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। पहला सवाल ये है कि 51 वाला, द प्लेयर हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट एवर स्कोर इन रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री, मतलब कि एक ऐसा बैट्समैन जिसने सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट है ये रन स्कोर किया हुआ है, और वो है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ जो है ये मुंबई के खिलाड़ी हैं, ठीक है, मुंबई खिलाड़ी हैं, इंडियन टीम से भी खेल चुके हैं। और इन्होंने रणजी मैच में, रणजी का मतलब जो इंडियन क्रिकेट टीम का जो डोमेस्टिक इवेंट होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट, इसको कहते हैं रणजी ट्रॉफी, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल आकर, लेकिन उसको मैं डिस्कस बाद में करूंगा, फिलहाल इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं कि पृथ्वी शॉ ने मुंबई के जो खिलाड़ी उन्होंने आसाम के खिलाफ 379 रन बनाए और सेकंड हाईएस्ट है ये। पहला हाईएस्ट कौन है? ये 1948 में बाबू साहब निवालकर थे, उन्होंने 443 रन बनाए थे, 443 रन मारे थे, वो हाईएस्ट स्कोरर है। सेकंड नंबर पृथ्वी शॉ है, ठीक है। सवाल तो ये बन जाएगा, लेकिन एक सवाल जो आपको अभी कमेंट बॉक्स में डालना भी है और नहीं आता तो उसको सर्च भी करना है, और वो ये है कि डोमेस्टिक सर्किट में इंडिया के कई स्पोर्ट्स मतलब मैच होते हैं, क्रिकेट को लेकर कई इवेंट्स होते हैं, जैसे कि रणजी है। तो रणजी ट्रॉफी जो है वो टेस्ट मैच के लिए 4 डे के टेस्ट मैच का इसका फॉर्मेट है। अगर उसी तरह से देखा जाए तो आपको बताना है कि ईरानी ट्रॉफी क्या चीज है। ये सवाल आया हुआ, इसलिए बोल रहा हूं। ईरानी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित, लेकिन आपको ये बताना कि ईरानी ट्रॉफी में किस तरह का फॉर्मेट होता है। आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होती है उसके बारे में बताना है आपको, वो कौन सा फॉर्मेट है क्रिकेट का। ये क्योंकि ये 4-5 ट्रॉफीज हैं, कोई वनडे का है तो विजय हजारे है, वो विजय हजारे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी के किस तरह का फॉर्मेट्स वहां पर फॉलो किया जाता है। एक सवाल तो ये बन जाता है, प्लस ये सवाल आपने यहां देख लिया पृथ्वी शॉ को लेकर। एग्जाम में बहुत सारे सवाल स्पोर्ट्स को बनते हैं, अमूमन हर साल आईपीएल को लेकर आता है, लेकिन इस बार आपका एग्जाम मई में हो रहा है तो हो सकता है आईपीएल को लेकर ना आए, वर्ल्ड कप क्रिकेट को लेकर आ जाए, उस समय जो इवेंट होगा उस आ जाए। थोड़ा सा नजर रखिएगा कि क्या हो रहा है ये। When will Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurated several projects worth 7,000 करोड़ during his visit to तेलंगाना। अब ये when will लिखा हुआ है, लेकिन ऑलरेडी ये इवेंट हो चुका है। मोदी जी तेलंगाना में विजिट कर चुके हैं 19 जनवरी को, और 19 जनवरी जाकर उन्होंने कुछ कामों को इनॉग्रेट किया, जिसमें है आपका 8वीं वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट किया हुआ है। 8वीं वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट किया हुआ है, कहां पे? तेलंगाना के अंदर किया हुआ है, ठीक है। साथ में आईआईटी हैदराबाद का भी जो है फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है, तो आईआईटी हैदराबाद वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें वहां पर हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आ गया, ज्यादा जीएस ओरिएंटेड है। हु काउंट्स द टाइगर इन इंडिया? भारत में बाघों की गिनती कौन करता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि बाघ कम होते थे, अब थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं, और ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है। ज्यादा होने से प्रॉब्लम यह होती है कि चूंकि बाघ बढ़ रहे हैं, बट आपने उनका जो एरिया है वो तो बढ़ नहीं रहा है। अब मान लीजिए एक एरिया में 100 बाघ रहा करते थे, अब वहां पर हो गए 500 बाघ, तो एरिया तो उतना ही रह गया, जानवर तो उतने ही हैं। अब ये बाघ जाकर इंसानी बस्तियों में चले आते हैं। मतलब कई कारणों में से एक कारण बता रहा हूं मैं आपको इसके अंदर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। तो अभी यहां पे बाघों की गिनती कौन करता है? तो वह है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये बाघों की गिनती करते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये बाघ गिनती करते हैं। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ
और ये हर 4 साल के बाद गिनती की होती है। अब इस सवाल को इसी तरह का सवाल जो आता है वो आपको सवाल पूछा सकता है कि चीता किस जो आपका नेशनल पार्क में है, जो 4 चीते आए हैं वो कहां से आए हैं, एक तो किस कंट्री से आए हैं और कहां पर इनको रखा गया है, ये सवाल बनता है। ये आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, नहीं आता तो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। यहां फिलहाल देखते हैं कि 4 साल के अंदर इन टाइगर्स की जो है गिनती होती है और इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक तो ये करता है, साथ में कौन करता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो 2 लोग मिल करते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर इसी की बात कर लेते हैं, WII की बात कर लेते हैं, तो ये इसका हेड ऑफिस जो है वो देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसको 1982 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था। 1982 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टेब्लिश हुई थी, देहरादून के अंदर है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, कहां, देहरादून के अंदर। इस तरह के सवाल आते हैं, कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेड ऑफिस कहां है, ये सवाल लगातार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा नजर रखिएगा क्या हो रहा है इसमें। Which government has recently launched the Saharas initiative in all government school? सहरस का मतलब क्या है, देखिए त्रिपुरा में एक प्रोजेक्ट चला सभी स्कूलों के अंदर, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, और सहरस नाम का एक इनिशिएटिव हुआ है। इसमें क्या है कि स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो डाला गया, इसके अंदर बच्चे जो हैं वो एनकरेज हो सके सोशली और इमोशनली लर्निंग के लिए। मतलब आप पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाने, ये नहीं कि आपने इंफॉर्मेशन देनी है, वो इंफॉर्मेशन आपका सोशली और इमोशनली भी कनेक्ट हो सके। जो आप सीख रहे हो, बच्चे सीख रहे हैं, खासकर छोटे बच्चे जो सीख रहे हैं, उससे वो प्रैक्टिकल उसका इंप्लीमेंटेशन हो सके, सामाजिक रूप से वो और मजबूत हो सके, इमोशनली और स्टेबल हो सके। इसके लिए त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट किया हुआ, त्रिपुरा, और त्रिपुरा को लेकर है कि 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो नजर रखिएगा इसके ऊपर, त्रिपुरा में एक्टिविटी काफी रहेगी, तो इस पे आप नजर रखिएगा। एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023। सवाल तो यह है कि भारत और कौन से देश के बीच में हो रही है, तो वीर गार्जियन 2023 जो है वो इंडिया और जापान कंट्री है, उन दोनों के बीच में हो रहा है। वीर गार्जियन 2023 इंडिया और जापान के बीच में होगा। मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज हो, चाहे वो एयर एक्सरसाइज हो। आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बहुत सारे जो एक्सरसाइज 1 साल के अंदर हुई हैं, उन सबको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा एक्सरसाइज कहां पे हुई है, किसके बीच में हुई है। बायलैटरल भी है, मल्टीलैटरल भी है, यानी कि 2 देशों के बीच में भी है, भारत और दूसरे देश के बीच में भी है, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जैसे मालाबार वाली हो गई, जहां पे कई तरह के कई कंट्रीज आती हैं और एक्सरसाइज करती हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, अपना जो टेक्निक्स होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती हैं, जो स्किल होती हैं, एक दूसरे कंट्री का शेयर किया जाता है। अब से इंडिया है, अब इंडिया काउंटर टेररिज्म में बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तो काउंटर टेररिस्ट के अंदर इंडिया बहुत अच्छा है। तो कंट्रीज चाहते हैं इंडिया के साथ कोलैब करना, जिससे कि वो इस मैटर पे बेहतर तरीके से सीख सके। यहां तक कि चाइना तक भी चाहता है कि इंडिया से कोलैब करके काउंटर टेररिज्म में वो एक्सपर्टीज हासिल कर सके, और होता है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरह के चीजें आती हैं। अब एक सवाल तो ये बन गया, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ है, अब यहां से 4-5 सवाल निकल के आएंगे। पहला सवाल तो आपने देख ही लिया, ठीक है। दूसरा ये आ रहा है कि इसमें होगा क्या कि ये जापान के अंदर हो रहा है, वीर गार्जियन जो हो रहा है वो हयाकुरी एयर बेस जापान के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। चलिए हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आएगा वो ये आएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें एक औरत फीमेल फाइटर पायलट जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। अब जब कभी भी पहला कुछ आ जाए और खासकर महिला आ जाए तो एग्जाम में वो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला पायलट आ रही है, कौन है? भारत की पहली फाइटर पायलट जो है अवनी चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश की है ये अवनी चतुर्वेदी, ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक तो ये पहली महिला फाइटर पायलट है, और दूसरा ये वीर गार्जियन में पहली बार कोई महिला पायलट जो है पार्टिसिपेट भी कर रही है, वीर गार्जियन, ठीक है। ये हो गया, एक सवाल बन गया। कार्तिक उड़ाएंगे क्या? उड़ाएंगे सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI, ये वो उड़ाएंगी। यही जहाज जो है
वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है वहां पर। साथ में कौन कौन सा, IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2 जो है C-17 ग्लोब मास्टर। तो 3 चीजें अब यहां देख लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो अवनी चतुर्वेदी है, ये सवाल तो ये बनी जाएगा, ठीक है। फिर कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, IL-78 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, यानी कि हवा से हवा में ही फ्यूल भरने वाला एयरक्राफ्ट, और दूसरा जो सामान को ले जाने वाला जो होता है, हैवी कैरियर जो होता है, C-70 ग्लोब मास्टर। तो 3 चीजें जो है, 3 बड़े जो है एयरक्राफ्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एग्जाम में एक साल याद है मुझे कि एक सवाल आया था कि कोई पूछा था किसी एक्सरसाइज के बारे में, और वहां पर पूछा था कि कौन सा वो एयरक्राफ्ट कैरियर या क्या इस्तेमाल हुआ है। इस तरह का सवाल आपको बन जाता है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजों को समझ में आएगा, तो फिर कोई भी चीज बाहर निकल नहीं पाएगी इससे, ठीक है। चलिए, रिसेंटली अच्छा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो रिलीज हुआ, इसके अंदर इंडिया की रैंक क्या रखी है। देखिए, हर साल पासपोर्ट की रैंकिंग आती है, और हेनले वाले जो हैं वो पासपोर्ट की रैंकिंग देते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि किस देश, कोई अगर आपका कोई कंट्री का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के कितनी कंट्री में आप घूम सकते हो। अब ऐसे तो कई फैक्टर्स इसके अंदर हैं, डिप्लोमेटिक टाइज होती हैं, दूसरा आपके देश की कंडीशन क्या है इसके ऊपर होता है। तो जापान ऐसा है जो नंबर 1 कई सालों से रह रहा है इस मैटर में, कि जापान का अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो बहुत सारी कंट्रीज के बीच में आप जाकर बिना वीजा के जा सकते हो, या वीजा अराइवल आप कर सकते हो, और आपकी एक्सेप्टेबिलिटी सही रहती है, ठीक है। तो जापान का तो नंबर 1 चल रहा है इसके अंदर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इस साल जो है रैंक इंडिया की है 85th आई है, 85वीं इंडिया की जो रैंक है, जो कि पिछले साल से 2 कम है। पिछले साल 83 था, इस साल 85 है, पिछले 83 था, 83 है, ठीक है। डिपेंड करता है कितने लोग, कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके अंदर, वो भी अलग अलग होता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इस साल 85 है, पिछले साल 83 थी। सवाल आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस साल कितनी है, ठीक है। सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि पिछले साल से कितनी कम हुई है, पिछले साल से कितनी कम हुई है, 2 कम हुई है, पहले 83 थी, अब 85 हो गई है। एक सवाल और बन जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर हाल फिलहाल में कितनी कंट्रीज के साथ वीजा फ्री जो एग्रीमेंट है, यानी कि आप बिना वीजा के वहां जाओ, वीजा ऑन अराइवल, यानी कि आप एयरपोर्ट पे ही जो है आप वीजा मिल जाएगा। तो लगभग 59 कंट्रीज के साथ इंडिया का वीजा फ्री एंट्री है। तो 2-3 सवाल आप यहां पर देख लो कि ये बन रहे हैं। सवाल का वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, टॉपिक यही रहेगा, 3-4 चीजें पूछ जा सकती हैं, वो सब मैंने यहां पे कवर कर लिया, ठीक। चलिए, in which country, in which city will Tata Power set up India's first solar plant for housing society? सोलर प्लांट तो पता ही है भारत सरकार लगाती है, कुछ कंपनीज भी लगा रही हैं। सोलर पावर प्लांट को लेकर मैं ऑलरेडी काफी डिटेल में सब कुछ बता चुका हूं करंट अफेयर्स में, पहले वाले वीडियोस में, आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमने डिस्कस काफी किया था। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें किस किस सेक्टर में है, सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, आपका सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स हैं, और ये सबके बारे में बताना चाहिए। प्लस इंडिया का टारगेट क्या है कि कब वो कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है, ये सब आपको डिस्कस करना है, देख लीजिएगा पुराने वाले वीडियो में। फिलहाल देखते हैं इंडिया फर्स्ट सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटी जो है वो टाटा बना रहा है, और वो कहां लगा रहा है, मुंबई में लगा रहा है, ठीक है, मुंबई में लगा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 3.125 मेगावाट सोलर फैसिलिटी जो है बनाया जा रहा है इसमें। Who will be the first woman officer? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। Who will be the first woman officer of BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सड़कें बनाती है, पहाड़ों में सड़कें बनाती है, ठीक है। अब आप हिमाचल गए, हिमाचल में सड़क बन रही होती है जहां पर सिविल गाड़ियां या मिलिट्री गाड़ियां जा सके, उसके लिए BRO बनाया गया है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी पहली महिला जो है उसको पोस्टिंग मिली है विदेश में, विदेश के अंदर एक पोस्टिंग मिली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि BRO, क्योंकि BRO का काम देश में रहकर ही सड़क बनाना होता है, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऑफिसर जो है विदेश में पोस्टिंग की है, उसका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है कैप्टन सुरभि जखमोला है, सुरभि जखमोला है ये, ठीक है। ये कैप्टन है, इंडियन आर्मी कैप्टन है, लेकिन BRO ने इनको भेजा हुआ है।
कहां भेजा है, इंपॉर्टेंट ये है, भूटान भेजा हुआ है। कहां भेजा है, भूटान भेजा हुआ है। और आपको पता ही है कि इंडिया, भूटान और चाइना का एक ट्रायंगुलर शेप में एक बॉर्डर लगते हैं और काफी विवाद भी रहता है। तो इंडिया जो है भूटान को पूरा सपोर्ट करता है और हो सकता है वहां पर बॉर्डर से जो है, भूटान के बॉर्डर से कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, इसके लिए इंडिया ज्यादा प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि जब चाइना जो है बहुत प्रेशर डाले, तो इंडिया हो सकता है जापान को कह रहा है कि हम आपके जो है बॉर्डर बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, जिससे कि आप बेहतर तरीके से चाइना को डील कर सको। तो अभी फिलहाल क्या है, सुरभि जखमोला को भेजा गया है, बिहार की तरफ से भूटान भेजा गया है। ठीक है। Who was recently awarded the ICC Men's Player of the Month Award? वैसे तो देखिए हर साल का होता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द, आईसीसी में क्रिकेट का है ये, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो हर साल का होता है, लेकिन अब पिछले कुछ समय से मंथली भी निकलने लगा है। तो दिसंबर महीने की परफॉर्मेंस के बल पर जनवरी में जो अवार्ड मिला है वो हैरी ब्रूक को मिला हुआ है। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के बैट्समैन है, काफी रन मारे। तो दिसंबर की परफॉर्मेंस से जनवरी में मिला है। जनवरी की परफॉर्मेंस से जब ये वीडियो बन रहा है, अब हो सकता है करंट अफेयर्स में आपको फ्यूचर पढ़ाऊंगा, तो जनवरी के परफॉर्मेंस पर फरवरी में जो बेस्ट प्लेयर को मिला है वो शुभमन गिल को मिला हुआ है। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है, बट थोड़ा नजर रखिएगा इसके ऊपर। इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली? इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंडिया का 3 गुना। अब 3x का मतलब क्या है समझिएगा पहले। 3x का मतलब है कि ये जो बना हुआ है ये 3 तरह से काम करता है। कैसे काम करता है? ये विंड की बात करता है, ये विंड की बात करता है, ये सोलर की एनर्जी देता है और ये बैटरी से रेगुलेटेड रहता है। तो 3x हो गया, विंड, सोलर, बैटरी, और ये लगातार जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख परिवारों को वो लाइट देगा ये। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और रीन्यू पावर ने इसका यूज किया हुआ है, तीनों है, हालांकि सोलर भी है, विंड भी है और बैटरी से चलता भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं रखिएगा इसके ऊपर। ठीक है, 1 मिलियन हाउसेस को इंडिया को ये एनुअली जो है देगा। रिसेंटली आफ्टर मोर देन 90 इयर्स ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ डक, एक डक है जिसका नाम है ग्रेटर स्कूप। ग्रेटर स्कूप नाम की एक डक है, बत्तख है, वो देखी गई है 90 सालों के बाद। कहां पर? लोकटक में। लोकटक लेक कहां पर है? लोकटक लेक मणिपुर के अंदर है। कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। ग्रेटर स्कूप नाम की डक है, डाइविंग डक है, इसलिए जाती है। और 90 सालों के बाद तो दोबारा देखा गया है। लोकटक एक आप झील है मणिपुर के अंदर। कई बार सवाल आपको सीधे पूछा गया है कि लोकटक झील कहां है, तो है मणिपुर के अंदर। मैच द फॉलोइंग के सवाल ऐसे बन जाते हैं, लेक्स के ऊपर आपको तैयार रहना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज देखिए, अगर यहीं पर देखिए लोकटक में, तो एक केबुल लैम्जो नेशनल पार्क है। तो केबुल लैम्जो नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आप ऐसे यहां देख रहे हो, यहां पर फोटो अच्छी आ नहीं रही होगी, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर फ्लोट, तो नेशनल पार्क है जो फ्लोट कर रहा है, मतलब तैरता हुआ फ्लोट है। उसका नाम क्या है? केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड है। ये याद रखना है। लोकटक कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। ठीक है, और मणिपुर में अब एक चीज और भी, नेचुरल हैबिटेट है किसका? किसका है? संगई का। ये संगई जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डांसिंग डेयर बोलते हैं, खूब उछलता फुलता है। तो सवाल कैसे बनेगा आपको? देखिए 2-3 सवाल बनेंगे। एक तो आपका जो सवाल है वो बनी जाएगी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 90 साल के बाद मिला है तो इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो केबुल लैम्जो नेशनल पार्क हो गया। फिर तीसरा क्या है, एक आपको ध्यान रखना कि जो लोकल लेवल पर जो प्लांट या एनिमल की स्पीसीज मिलती है, तो ऐसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो पूछ सकता है कि भाई ये बताओ, संगाई जो कि डांसिंग डियर है, उसका नेचुरल हैबिटेट कहां पर है? तो नेचुरल हैबिटेट जो है लोकटक के अंदर है, यानी कि नेचुरली मिलता है यहां पर, उसको बसाया नहीं गया, चीते की तरह बोस्वाना से लाकर वहां नहीं बसाया गया है, ये वहां मिलता है ये। ठीक है, संगाई का और भी है, हॉक डियर, ओटर, ये सब भी वहां पर मिल जाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल इस बात करते हैं। ठीक है, खत्म दोस्तों। जो एक
कोर्स चल रहा है यूपी पीसीएस के लेकर, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहां टेस्ट सीरीज चल रही है और क्रैश कोर्स भी चल रहा है, दोनों चीज चल रही है यूपी पीसीएस प्री को लेकर। ज्यादा दिन बचे नहीं है, सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाओ। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस है 1499 रुपए। लेकिन अगर आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है तो मैं कहूंगा कि प्लीज क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ मिल जाए। मात्र 2499 रुपए में है। इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके जाकर ले सकते हैं। बाकी आप ये देखिए कि ये जिस तरह से एक एक स्टूडेंट को मॉनिटर करके हम जो है फोर्स करते हैं, पुश करते हैं कि जो है स्टूडेंट पढ़ाई करें, टेस्ट दें, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ सके। तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है, जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।